आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों और सज्जनों, मैं शौमी रॉय जोटेजो के वेलनेस वायर शो में आप सबका स्वागत करती हूँ। जोटेजो का मूल उद्देश्य है आपको विशेषज्ञों द्वारा हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आज इस शो में हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद शंकर सोनी जी हैं, जो झीलों के शहर भोपाल के एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर और लेखक हैं। उन्होंने द ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल यूएस से प्रोफेशनल काउंसलिंग में डिप्लोमा भी किया है। उन्हें मेंटल हेल्थ और होम्योपैथी के क्षेत्र में काम के लिए काफी प्रशंसा भी मिली है। इतना ही नहीं, डॉक्टर सोनी को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के खिताब से भी नवाजा गया है। इसके अलावा उन्होंने मेंटल हेल्थ के ऊपर 2 बेस्ट सेलिंग किताबों थैंक यू डिप्रेशन और डिप्रेशन से छुटकारा भी लिखी है। अगर आपको इन किताबों के बारे में और जानना है तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आज डॉक्टर सोनी हमारे साथ डिप्रेशन यानी अवसाद के बारे में चर्चा करेंगे, जो आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है हमारे सोसाइटी में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने बारे में कुछ बताएं और बताएं कि आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली। यूँ तो मेरे पापा बचपन से ही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन जहाँ MBBS और 10th 11th की बायोलॉजी की पढ़ाई में डिसेक्शन करना होता था, तो शायद उस समय मैं कुछ घबरा जाया करता था। बट लेटर आई डिसाइडेड टू बिकम होम्योपैथ, क्योंकि होम्योपैथी में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो बस यहीं से मेरे दिमाग में होम्योपैथी प्रैक्टिस करने का विचार आया। मेरे पापा भी इन सारी चीज़ों में अदर देन बीइंग एन IPS ऑफिसर, वो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते रहते थे। तो बस ऐसे ही घर में जब मैं पूरा माहौल देखता था होम्योपैथी मेडिसिन का, तो मेरा रुझान इस तरफ चला गया। तो बस होम्योपैथी में मैं आ गया। अच्छा, तो हमारा अगला सवाल है कि अवसाद क्या है और हमारा आधुनिक समाज क्यों इस समस्या से अधिक जूझ रहा है। देखिए, अवसाद हम अक्सर ऐसा बोल देते हैं कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, या आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैं डिप्रेस्ड हूँ। ये डिप्रेशन नहीं होता है। डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जो लगातार 15 दिन या अधिक समय तक ये चलती रहे। डिप्रेशन के कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जो एक साइकियाट्रिस्ट ही बता सकता है कि उसे क्लिनिकल डिप्रेशन है कि नहीं है। साधारण ग्लूमी होना, 3-4 दिन के लिए फिर ठीक हो जाना, ये डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन के कुछ फीचर्स होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर ये 2 सप्ताह से ज्यादा लगातार चलते हैं तो हम उसको डिप्रेशन मान लेते हैं। डिप्रेशन वैसे तो 7-8 प्रकार के होते हैं, उसके भी कई सब टाइप्स होते हैं। अगर आप कहें तो मैं उनको डिस्क्राइब करूं आपको। हाँ, तो दूसरे सवाल पे जाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि अवसाद के भिन्न प्रकार क्या हैं और इसका हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे जो कॉमन टाइप का डिप्रेशन होता है वो MDD के नाम से जाना जाता है, जिसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से पहचाना जाता है। और इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जिसमें कि जिन चीज़ों में आप पहले इंटरेस्ट लेते थे, उन चीज़ों से सडनली आपका इंटरेस्ट कम हो जाना, बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल नींद का गायब हो जाना, बहुत ज़्यादा भूख लगना या भूख का गायब हो जाना, लगातार गुमसुम बने रहना, कुछ चीज़ों को जो आप पहले बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर लेते थे, उस चीज़ों से आपका कटते जाना। साथ ही साथ फिर ऐसा लगता है कि हम जरा सी बात पे थक जा रहे हैं, हम में उत्साह की बहुत कमी आती जा रही है। थोड़ा बहुत उत्साह में कमी आना साधारण होता है, लेकिन लगातार उसी स्थिति में बने रहना, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी का आ जाना, ये सब कहीं ना कहीं डिप्रेशन को इंडिकेट करते हैं। और अगर यही कंडीशन लगातार 2 सप्ताह से ज़्यादा बनी रहे, तो फिर हम इसको क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में परिभाषित कर देते हैं, और उस समय मनोचिकित्सक की सलाह लेना जरूरी हो जाता है जी। इसके अलावा कुछ और भी डिप्रेशन के प्रकार होते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो मैंने आपको एक बता दिया। इसके अलावा कुछ डिप्रेशन के प्रकार, एक डिस्थाइमिया होता है। डिस्थाइमिया में
एक लो मूड हमेशा बना रहता है 2 साल 3 साल से, उसको डिप्रेशन के रूप में कुछ लोग नहीं लेते हैं, बट दिस टाइम में एक लंबे समय तक लो मूड वाली स्थिति होती है जिसमें कि व्यक्ति थोड़ा सा ठीक हो जाता है, लेकिन ओवरऑल वो डिप्रेसिव स्थिति में ही बना रहता है। एक तीसरे टाइप का डिप्रेशन होता है जिसे कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहते हैं। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन में ये होता है कि बच्चे की डिलीवरी हुई और बच्चे की डिलीवरी होने के बाद माँ कुछ समय के लिए, चूंकि उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो उदास हो जाती है। इसका एक रूप बेबी ब्लूज भी कहलाता है। बेबी ब्लूज कुछ समय में ठीक हो जाता है, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ये डिप्रेशन बिल्कुल वैसे ही फीचर्स को दर्शाता है जो डिप्रेशन में होते हैं। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, वहाँ यहाँ पे उसके बारे में बताना ठीक नहीं रहेगा, अदरवाइज हमारा जो चर्चा है बहुत लंबी हो जाएगी। इसी प्रकार से एक डिप्रेशन होता है एमडीडी, जिसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स। इसमें व्यक्ति को हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स होने लगते हैं, मतलब उसको आकृतियां दिखने लगती हैं, उसको आवाजें सुनाई देती हैं। एक इस प्रकार का डिप्रेशन होता है। फिर एक होता है सिचुएशनल डिप्रेशन। सिचुएशनल डिप्रेशन का मतलब हो गया जैसे कि किसी के घर में डेथ हो गई है, किसी प्रिय व्यक्ति की, या उसको बिजनेस में काफी ज्यादा हानि हो गई है, या वो कोई अच्छा जॉब कर रहा हो, जैसे कि कोविड-19 के तहत बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, सैलरी की प्रॉब्लम हो गई है, वो तो ये परिस्थिति वश जो भी डिप्रेशन होता है वो सिचुएशनल डिप्रेशन कहलाता है। तो डिप्रेशन एक प्रकार वो भी होता है। फिर इसमें एक डिप्रेशन होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद एटिपिकल फीचर। ये भी, इसमें भी एक साइकोटिक तरीके की समस्या आ जाती है। फिर मूड इसमें कभी कभी अच्छा हो जाता है कुछ अच्छी चीजों देख के, फिर कुछ समय के बाद में वो रिवर्स कर जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो इस तरीके से डिप्रेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं और एक मनोचिकित्सक ही आपको बता सकता है कि आपको किस तरीके के डिप्रेशन है। जी जी। तो हमारा अगला सवाल है कि डिप्रेशन के क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं और पुरुषों, महिलाओं और बुजुर्गों में डिप्रेशन के अलग-अलग क्या लक्षण हो सकते हैं? जी, डिप्रेशन के जो सबसे खास लक्षण होते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरे लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जाए, लेकिन कुछ लक्षण जो मेजर लक्षण जो बूढ़े, बच्चे, महिलाओं सभी में होते हैं, उनमें नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है, लगातार उदासी का बना रहना। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन उदास रहे, दूसरे दिन ठीक हो गए, ये उदासी लगातार बनी रहती है। लगातार रोना आते रहना, बात पे, जैसे महिलाओं के साथ ये चीजें बहुत होती हैं, बात पे जहाँ पे उनको आपने थोड़ी सी भी चीजें कुछ उनको बोल दी तो वो रोने लगेंगी, बात पे अपने आप को कोसने लगेंगी। तो इस तरीके के 1-2 लक्षण महिलाओं में दिखाई देते हैं। बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होना, व्यक्ति दिखाएगा नहीं कि वो उदास है, लेकिन जरा सी बात पे वो इरिटेबल हो जाएगा। स्लीप पैटर्न उसका चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा वो सोने लगता है, या बिल्कुल नींद गायब हो जाती है, इसे इंसोम्निया कहते हैं। उसकी डाइट बिल्कुल खत्म हो जाती है, या डाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, वो खाती रहता है। साथ ही साथ किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाना, अपने आप को, अगर जैसे कोई स्कूल गोइंग बच्चा है या कोई कॉलेज गोइंग छात्र है, तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, बात पे उसको लगता है कि मेरा फोकस ही नहीं बन पा रहा है। और जब यह सब चीजें बहुत ज्यादा चरम पे पहुंच जाती हैं, तो थॉट्स ऑफ सुसाइड, और कभी-कभी वो सुसाइड के विचार लगातार उसके मन में आते रहते हैं, बार-बार वो आत्महत्या की बातें अपने दोस्तों से करने लगता है। तो इस तरीके के कुछ सिम्पटम्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरी सिम्पटम्स पाए जाए। तो कुछ इस तरीके के सिम्पटम्स जब दिखाई देने लगते हैं, तो जरूरी होता है कि हम इसका निदान अवश्य करें। महिलाओं में कुछ थोड़े से डिफरेंट सिम्टम्स इसके पाए जाते हैं, जैसे कि उनके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स चेंज होने लगता है, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा लाइक उनके मूड स्विंग्स होने लगते हैं। तो इस तरीके की चीजें अलग-अलग लोगों में दिखाई देती हैं। अगर हम वृद्धों की बात करें, तो वृद्ध जो रहते हैं वो बात पे लैमेंट करते हैं, बात पे अपने आप को कोसते हैं कि इससे ज्यादा क्यों नहीं जाता, मैं क्यों जी रहा हूँ, या फिर वो बहुत ज्यादा सोने लगते हैं किसी चीज में। जैसे अगर उनके बच्चे कह रहे हैं कि भाई पापा, मम्मी आप बाहर चलो, बाहर जाने में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इस तरीके की चीजें होती है। डिप्रेशन का एक फीचर और होता है जो कि विवाहित लोगों में देखा जाता है, कि जो सेक्स लाइफ जो पहले बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, सडनली उनका सेक्स से मन हट जाता है, वो बिल्कुल भी उन सारी चीजों से दूर भागने लगते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि ध्यान से देखे जाए तो डिप्रेशन को परिभाषित कर सकते हैं। जी। तो मतलब एक्चुअली अलग-अलग लोगों में अलग-अलग तरह के डिप्रेशंस हम देख सकते हैं। हाँ, अलग-अलग लोगों में एज ग्रुप वाइज। अब जैसे एक छोटा बच्चा है,
तो छोटा बच्चा आपको एग्जैक्टली डिप्रेशन के बारे में नहीं बता पाएगा, लेकिन वो एक इसको दूसरे तरीके से इंडिकेट करेगा, जैसे कि मम्मा मेरा पेट दर्द दे रहा है, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं मुझे बाहर बच्चों के अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलने जाना है, घर से बाहर नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा सोएगा या खाना नहीं खाएगा, कभी सिर दर्द का बहाना करेगा, कभी पेट दर्द का बहाना करेगा। तो हम उसको डिप्रेशन ऐसा, वो क्योंकि वो नहीं जानते कि डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन जी। उसके हाव भाव से हम समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे में कुछ तो चेंजेस हैं, कि वो पहले साइकिल चलाया करता था, अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, खिलौनों के साथ खेलता था, लेकिन वो इन सारी चीजों से उसमें वो विड्रॉ हो गया है। जी, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम अगला सवाल पूछते हैं कि बच्चों में डिप्रेशन एक्चुअली क्या है और माता-पिता इसका पहचान कर इससे निपटने में बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको लक्षण बताए कि छोटे बच्चे खासकर जो स्कूल गोइंग होते हैं, हम पहले तो ये चीज समझ लें कि बच्चों में भी डिप्रेशन पाया जाता है, और बच्चों का डिप्रेशन के परिणाम स्वरूप आज ही ऐसे ग्वालियर में घटना घटी कि 5 साल के एक बच्चे ने टाई से लगा के आत्महत्या कर ली। तो हम ये बहुत अच्छे से बोल सकते हैं कि बच्चों में भी डिप्रेशन होता है। हाँ, माँ बाप को अलर्ट रहना बहुत जरूरी होता है कि अगर उनका बच्चा किसी भी तरीके से कुछ ऐसे लक्षणों को प्रदर्शित करता है, जैसे लगातार सिर दर्द का बना रहना, लगातार हाथ पैरों में दर्द का होना, बाहर खेलने नहीं जाना, मन अच्छा नहीं लगना, पहले वो जैसे टीवी देखा करता था तो टीवी देखने से उसकी अरुचि हो जाना, बात बात पे चिड़चिड़ापन आ जाना, बात बात पे टेंट्रम्स का दिखाना, खाना नहीं खाना, लगातार सोते रहना या बिल्कुल नहीं सोना, बात बात पे लोगों की बुराई करना कि पापा मुझे वो मारता है, मुझे बाहर जाने में ऐसा होता है, मुझे बाहर बच्चे खेलने नहीं देते हैं। इस तरीके की जब वो लगातार शिकायतों का भंडार आपके सामने खोलने लगे और आपको ये महसूस होने लगे कि उसके चेहरे से जो एक बालसुलभ हंसी होती है, बालसुलभ चंचलता होती है, वो गायब होती जा रही है, तो हमको निश्चित रूप से इस बारे में एक्शन लेना चाहिए और बैठाल के उसके मन की गुत्थी पूछनी चाहिए कि बेटा तुम्हें क्या हो रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको तुरंत चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं और इस बात का निदान कराएं। जी, तो अगला सवाल है कि अवसाद होने के विभिन्न कारण क्या-क्या है और क्या डिप्रेशन आनुवंशिक या जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है? जी, जैसे कि मैंने आपको डिप्रेशन के बहुत सारे कारण बताए, तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसमें आनुवंशिक कारण होना एक बहुत ही अहम स्थिति निभाता है। अगर किसी फैमिली में माता-पिता या उनके माता-पिता में किसी तरह की कोई एंग्जायटी डिसऑर्डर रहे या डिप्रेशन के लक्षण पाए जाते रहें, तो बहुत संभव है कि आने वाले बच्चे में भी वो सारी चीजें अपने माँ-बाप से वो कैरी करे, और डिपेंड करता है कि उसके आजू-बाजू की परिस्थितियां कैसी हैं। दूसरी चीज होती है कि हमारे आजू-बाजू का वातावरण कैसा है, बच्चे को किस तरीके का वातावरण दिया जा रहा है, क्या उसको उसके माँ-बाप बहुत ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, क्या बच्चे की बुलिंग बहुत ज्यादा बार-बार हो रही है, क्या वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड वाली कंडीशन में रह रहा है। तो ये कुछ कंडीशंस तो बाहरी कंडीशंस हो गई। फिर उसके साथ साथ होता है ब्रेन में केमिकल के चेंजेस होना शुरू हो जाना। कभी-कभी कुछ लोगों की ब्रेन की केमिकल वायरिंग ऐसी होती है कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, जरा सी बात को वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो हमारे दिमाग में कुछ पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन हुआ, नॉरएपिनेफ्रिन हुआ, डोपामिन हुआ। ये कुछ खास 3, वैसे तो काफी 109 110 नोन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, लेकिन ये 3-4 जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये जब इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, तो डिप्रेशन जैसे लक्षण का आना शुरू हो जाता है। जी, तो कारण तो हमने ऑलरेडी जान लिया, तो अब हमें आगे बताइए कि डिप्रेशन के इलाज किस प्रकार से हो सकता है, क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने और इस प्रश्न का उत्तर जानना सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग अपने आप को, जैसे ही किसी व्यक्ति को घर में या परिवार में या दोस्त में डिप्रेशन हुआ, तो हम लोग बचते हैं, हम लोग उसको छुपाते हैं कि नहीं डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन एक बहुत गलत चीज है, डिप्रेशन इज अ टैबू जैसा मानना हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आपको इस बात की यह बात जान के शायद बहुत ज्यादा खुशी और आश्चर्य भी होगा कि डिप्रेशन का इलाज बहुत आसानी से हो सकता है, प्रोवाइडेड सही समय पे व्यक्ति उस ओर सोचे और इलाज शुरू करवा दे। अब डिप्रेशन के इलाज
3-4 तरीके से होता है। पहला डिप्रेशन का इलाज होता है, अगर वो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं पहुंचा है तो साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में बिहेवियर थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसकी सीबीटी कहते हैं, फिर उसमें काउंसलिंग होती है। उस बच्चे या जिस व्यक्ति को ये डिप्रेशन होता है उसके आजू बाजू किस परिस्थितियों के कारण उसको डिप्रेशन हो, इस तरीके से ये काउंसलर के रूप में या साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपी उसको बैठा के उसकी मन की गुत्थियों को समझता है और उस तरीके से उसका निदान करने की कोशिश करता है। कभी कभी डिप्रेशन जब थोड़ा बढ़ जाता है, जब बातचीत से मामला नहीं सुलझता है, तो साइकेट्रिस्ट के पास बहुत अच्छी दवाइयां उपलब्ध है जिसे कि एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। इनमें एसएसआरआई नाम की दवाइयां जो बहुत ज्यादा सेफ भी होती है। एसएसआरआई मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर, जो ब्रेन में सेरोटोनिन पे काम करती है और उनका जो उनकी जो ब्रेन की जो न्यूरो कनेक्टिविटी उसको ठीक करती है। तो मेडिसिन देने से धीरे धीरे व्यक्ति ठीक होने लगता है। इसके अलावा आजू बाजू का वातावरण, उसके ऊपर थोड़ा सा उसको एक्सरसाइज, प्राणायाम, इन सारी चीजों का ध्यान दिया है। तो इस तरीके से काफी सारी वेज हैं जो कि ये एलोपैथी के बारे में आपको बता रहा हूँ। होम्योपैथी में भी इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ इसलिए मैं होम्योपैथी की बात कर रहा हूँ। होम्योपैथी में भी इसकी बहुत अच्छी चिकित्साएं हैं, लेकिन ओवरऑल सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो अदा करता है वो है व्यक्ति की मनोभावनाओं को समझ के उसका निदान करना और जरूरत पड़ने पे दवाई का सेवन करना। तो इस तरीके से अगर किया जाए तो निश्चित रूप से डिप्रेशन पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। मतलब बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप सामने वाले की परिस्थितियों की, उसकी मनोभावनाओं को नहीं समझोगे, आप उसका इलाज नहीं कर सकते। क्योंकि व्यक्ति बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें अपनी मन की गुत्थियों को बताना चाहता है, लेकिन वो उसके लिए उसको सोर्स नहीं मिलता है और अंदर अंदर वो घुटता रहता है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि डिप्रेशन का जो डिप्रेशन में गया व्यक्ति जब अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराता है तो इस बात को उसको ये जान लेना चाहिए कि डिप्रेशन के इलाज थोड़ा लंबा चलता है। हम ये सोचते हैं कि डिप्रेशन, हमने 15 दिन दवाई खा ली, महीने भर दवाई खा ली और हम ठीक हो गए, दवाइयां छोड़ दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन के इलाज जब भी हम स्टार्ट कराएं, बिना डॉक्टर के पूछे किसी भी तरीके की दवाइयों को हम ना छोड़ें। बिल्कुल। तो अगला सवाल है कि अवसाद के जोखिम कारक क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, अवसाद का सबसे बड़ा जोखिम वाला जो एक कारक हो सकता है वो है सोशल विड्रॉल, समाज से पूरी तरीके से कट जाना, व्यक्ति का पोटेंशियल का पूरी तरीके से खत्म हो जाना। जो व्यक्ति पूरी पोटेंशियल अपनी दिखा के काम करता था, वो काम छोड़ के वो घर में बैठा रहता है, लोगों से कट जाता है। और आगे जाके अगर वो विवाहित है, पति पत्नी में लड़ाई हो जाना, पत्नी इस बात को लेकर उसके कोसती है कि भाई तुम बिल्कुल ही नकारे हो गए, घर में बैठे रहते हो। अगर पत्नी को प्रॉब्लम है तो पति उस बात को लेकर ताने देता है। तो इस प्रकार से एक तनाव का वातावरण पति पत्नी में आ जाना। आगे जाके जब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अंतोदगत्वा सुसाइड जैसी परिस्थितियां ऐसे निर्मित हो सकती हैं। इसलिए डिप्रेशन के जो प्रभाव होते हैं बहुत घातक होते हैं। जी, तो अब हमें डिप्रेशन और चिंता के मिथकों के बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। जी, सबसे पहले तो डिप्रेशन के बारे में जो एक मिथ है कि अगर किसी को डिप्रेशन हो गया तो वो पागल हो गया। सबसे पहले तो हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि पागल जैसा वर्ड साइकेट्री में या मनोचिकित्सा में यूज नहीं होता है। पागल एक आम बोलचाल का शब्द है जिसे कि हम में से हर कोई यूज करता है। तो अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन या अवसाद में है तो वो पागल नहीं हुआ है, उसकी वो कोई विक्षिप्त नहीं हो गया है कि वो व्यक्ति अब दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता है। और डिप्रेशन में गए व्यक्ति को सही तरीके से दवाई और सहायता मिल जाए तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। इसी प्रकार से जैसे आपने एंजाइटी के बारे में पूछा है, एंजाइटी का मतलब होता है अत्यधिक चिंता। साधारण चिंता का होना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है और वही चिंता हमें फिर आगे प्रमोट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो थोड़ी बहुत चिंता कम होना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति में चिंता नहीं होगी तो वो प्रिपरेशन नहीं करेगा, एग्जाम देने नहीं जाएगा, मस्त मौला रहेगा, वो प्रिपरेशन से दूर हट जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस भी घट जाएगा। तो चिंता थोड़ी बहुत होना बहुत जरूरी है, लेकिन यही चिंता जब लगातार बिना किसी कारण से बनी रहे तो फिर वो बीमारी का कारण बन जाती है।
चिंता जैसी समस्याओं से दूर रहने के एंटी एंग्जाइलेटिक मेडिसिन होती हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास बहुत आसानी से उपलब्ध होती हैं। डॉक्टर की सलाह से लिए जाने पे, एसएसआरआई के साथ लिए जाने पे बहुत अच्छे से काम करती है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, अर्जेंटिन नाइट्रिका में जेलिसिमियम है। ये दवाइयों से चिंता धीरे धीरे ठीक होने लगती है। साथ ही साथ प्राणायाम हुआ, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हुई, रेगुलर वॉकिंग हुई, लोगों से मिलना हुआ, तो इस तरीके से इन तरीके की चीजों को रोज हम अपने जीवन में लाके काफी कुछ इससे लड़ना और इसको संभालना सीख सकते हैं। जी, तो आखिर में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक हेल्दी माइंड के लिए आप क्या-क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, सबसे पहले हेल्दी माइंड के लिए हमको अपनी दैनिक जो हमारी दिनचर्या है उसको सुधारना चाहिए। इन दैनिक दिनचर्या में हमारा जल्दी सोना, जल्दी उठना ही शामिल नहीं है, बल्कि हमारी ओवरऑल हमारी एक्टिविटी पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे आजकल लोगों में ड्रग्स का, सिगरेट का, शराब के पीने का, इसका बहुत प्रचलन है। तो सबसे पहले हमें उन हैबिट्स को त्यागना होगा जो हमारे दिमाग के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको असर करती है। अब आपको मालूम होगा शायद कि ड्रग्स लेने से हमारे पूरे दिमाग की जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा जीवन जीना होगा जो कि स्वस्थ रहने की ओर हमें प्रेरित करे। समय पे सोना, प्रॉपर नींद लेना, हेल्दी डाइट लेना, समय पे उठना, साथ ही साथ समाज में हमारी उपस्थिति को दर्शाना, सोशल बनना। आपके अगर फ्रेंड सर्किल नहीं है तो आप फ्रेंड सर्किल से मिलिए, लोगों से बात कीजिए, अपने परिवार वालों से बात कीजिए। साथ ही साथ डिफरेंट जो आपकी एक्टिविटीज होती है उनमें इन्वॉल्व होइए। सोशल विड्रॉल से बचिए, रिक्रिएशन वाली से चीज़ों को अपनाइए। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स कीजिए, अगर आपको गाने में रुचि है तो आप गाने गाइए, नृत्य में रुचि है तो नृत्य का आप अभ्यास कीजिए। तो इस तरीके की चीज़ों से आप करके आप सोशल बन सकते हैं। तो आप में ये अवसाद वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हावी नहीं होंगी। तो हेल्दी लाइफस्टाइल जी के हर व्यक्ति इनसे काफ़ी हद तक दूर रह सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ ये सेशन करने के लिए। ये बहुत ही हेल्पफुल था। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, आपने इस मंच पे मुझे समय दिया, मैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करूँगा। शुक्रिया डॉक्टर। तो अगर आप डॉक्टर सोनी से संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स,
वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएं, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।